नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कैसे की जाती है। इससे पूर्व के वीडियो में अपन ने मुद्रा के मूल्य को देखा था, यानी उसका अर्थ अपन ने समझने की कोशिश की थी। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मुद्रा के मूल्य को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। मुद्रा के मूल्य अपन दो तरह से देखते हैं, जैसे ये आज का समय है और ये भविष्य में। तो ये जो आज समय है वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है, वर्तमान मूल्य कहलाता है। और एक निश्चित समयावधि के बाद में हमें जो मिलेगा वो उसका भावी मूल्य यानी कि फ्यूचर वैल्यू कहलाती है। तो ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू है और ये हमारी फ्यूचर वैल्यू है। अब यदि हमें प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात है और उसकी सहायता से हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं उसको संचयीकरण यानी कंपाउंडिंग मेथड कहलाती है। और यदि हमें फ्यूचर वैल्यू ज्ञात है और उसकी सहायता से हमें प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात करनी है, तो उस विधि का नाम है बट्टाकरण यानी कि डिस्काउंटिंग मेथड। तो यहाँ पर एक बात क्लियर है, यदि प्रेजेंट वैल्यू नॉन है और हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम कंपाउंडिंग मेथड का यूज करते हैं। और यदि हमें फ्यूचर वैल्यू नॉन है और उससे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, देन हम डिस्काउंटिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, इसलिए हम इस कंपाउंडिंग या संचयीकरण विधि का प्रयोग करेंगे। भावी मूल्य ज्ञात करने के लिए यानी कि फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपके पास में दो तरीके हो सकते हैं। मीन्स नॉर्मली क्या होता है, जब अपन एक साथ यानी कि यहाँ पर दो स्थितियाँ हो सकती है। पहली स्थिति ये होती है कि अपन एक साथ रोकड़ प्रवाह करें, यानी कि आप जो भी निवेश वगैरह कर रहे हैं वो सारा पैसा एक साथ लगाएं। या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अपन अलग अलग समय पर अलग अलग पैसे निवेश करें, यानी कि रोकड़ प्रवाह श्रृंखला के रूप में होता है। इस वीडियो में अपन आज इसकी चर्चा करेंगे कि जब एक साथ रोकड़ प्रवाह होता है तब किस प्रकार से हम फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। जैसा अभी पूर्व में बताया था कि जब प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात है और हमें फ्यूचर वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम कंपाउंडिंग मेथड को प्रयोग करते हैं। तो इस केस में मीन्स हम प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, तो हम संचयीकरण कर रहे हैं, कंपाउंडिंग मेथड यूज कर रहे हैं। तो अब प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है उसके लिए देखते हैं। तो यहाँ हमने अभी देखा हमारे सामने दो परिस्थितियाँ हो सकती है, जब रोकड़ का प्रवाह एक साथ हो यानी कि लमसम हो, या फिर वो एज ए सीरीज के रूप में हम रोकड़ प्रवाह करते हैं। इसके अंदर की जब हम रोकड़ प्रवाह एक साथ करते हैं, इसके अंदर भी वापस दो परिस्थितियाँ आपके सामने आ सकती है। पहली परिस्थिति ये आती है कि ब्याज की जो गणना है वो एनुअल आधार पर की जाए, यानी कि वार्षिक आधार पर की जाए, या फिर ब्याज की गणना वर्ष में एक से अधिक बार की जाए। तो यहाँ पर हम दोनों चीज़ें सीखेंगे। पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम प्रेजेंट वैल्यू की सहायता से फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, और तब जब एक साथ रोकड़ का प्रवाह होगा और ब्याज की गणना है वो किस आधार पर होगी, वार्षिक आधार पर। उसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब वर्ष में एक से अधिक बार ब्याज की गणना की जाती है तब फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना जब कैश फ्लो एक साथ होगा और ब्याज की गणना कैसी होगी, वार्षिक आधार पर। तो इस स्थिति में हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं जो इस प्रकार है। चूंकि जब रोकड़ प्रवाह एक साथ किया जाता है और हमें भावी मूल्य ज्ञात करना है यानी कि फ्यूचर वैल्यू ज्ञात करनी है,
तो उस केस में ये वो फॉर्मूला है जब हम ब्याज की गणना किस आधार पर कर रहे हैं, वार्षिक आधार पर। एनुअली जब अपन ब्याज को कंपाउंडिंग कैलकुलेट करते हैं तब हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला बड़ा साधारण सा है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस आर और वापस उसके घात के रूप में एन आ रहा है। तो अब इसके अंदर जो लिखे हुए वर्ड है उनको अपन डिनोट करते हैं कि ये चीज़ क्या है। जैसा आप जानते हो एफ भी हमारी फ्यूचर वैल्यू को बता रही है, पी भी हमारी प्रेजेंट वैल्यू को बता रही है। यहां पर जो ये आर है ये हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट को शो करता है, और यहां पर जो एन है वो नंबर ऑफ ईयर इसको शो करता है। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले में ये सारे वर्ड है जिनकी सहायता से अपन जब प्रेजेंट वैल्यू दी गई होगी और अपन फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। एक साधारण सा उदाहरण हमने यहाँ प्रयोग किया है। एक व्यक्ति द्वारा 10,000 रुपये 3 वर्ष के लिए जमा किए जाते हैं। ब्याज उसको एनुअली मिल रहा है, जैसा हमने पहले कहा था, हम इस केस को पढ़ रहे हैं, और संचय मिल रहा है, कंपाउंडिंग है, साधारण वाला ब्याज नहीं है। तो बताइए उसे 3 वर्ष के बाद कितनी मिलेगी। चूंकि ये 3 वर्ष के बाद कह रहा है, इट मीन्स आपको क्या पूछ रहा है, फ्यूचर वैल्यू। और फ्यूचर वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम, जैसा कि अभी ये पूर्व में फॉर्मूला यूज किया था, उसकी सहायता से अपन फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो इस फॉर्मूले को इस तरह से रखने पर अपनी प्रेजेंट वैल्यू 10,000 है, 1 तो था ही था फॉर्मूले में। ब्याज की दर 10% वार्षिक है, ये प्रतिशत था इसलिए अपन ने 10/100 किया है। और यहाँ पर चूंकि जैसा हम जानते हैं फॉर्मूले में नंबर ऑफ ईयर्स है, तो हमें कितने 3 वर्ष बाद याद करना है, इसलिए हमने 3 लिखा है। चूंकि 10 में 100 का भाग गया तो 0.10 आया, इसको फिर 1 में ऐड किया। पहले ये ब्रैकेट के अंदर की सारी कैलकुलेशन करनी है, इसलिए हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। अभी 10,000 के साथ अपन ने कुछ भी नहीं किया है, तो इसको ऐड करने पर 1.10 आया। चूंकि इसके ऊपर √3 है, इसका मतलब हमें क्या करना है, या तो आप 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1.10 इसको 3 बार ऐसे गुणा कर लीजिए, या फिर जैसे कैलकुलेटर होता है तो उसमें अपन इस वाले मतलब वैल्यू को पुटअप करते हैं 1.10 और उसका घात 3 लगा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा आंसर आ जाता है 1.331। चूँकि कॉलेज के एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, इसलिए हमें इसको इस तरह से थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ ईयर लिखे हैं उनको हमें इस तरह से लिखकर उसको अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसकी वैल्यू 1.331 आ गई, और उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आता है 13,310 रुपीज़। तो हमारे जो 10,000 रुपये 3 साल के लिए 10% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पर रखे थे, वो 3 साल बाद हमारे बढ़कर कितने हो जाएंगे, 13,310 रुपये। तो ये हमारा पहला तरीका था जब अपन ने ये सीखा था कि जब ब्याज की गणना वार्षिक दर पर होती है तो फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करती है। अब अपन इसकी दूसरी परिस्थिति देखते हैं। जब हमने जिक्र किया था कि आपका जो कैश फ्लो है वो कैश फ्लो तो एक साथ ही हो रहा है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, ब्याज की गणना एक से अधिक बार करते हैं, किसमें, वर्ष में। तो हमारा बेसिक फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है, जो हमने अभी पहले यूज किया था। लेकिन चूंकि अब जब वर्ष में एक से अधिक बार हमें ब्याज की गणना करनी है, तो इस फॉर्मूले में यदि हम वार्षिक आधार पर भी यही रखें और एक से अधिक बार में भी यही करें तब तो कोई फर्क नहीं हो जाता। तो हम क्या करते हैं, जब ब्याज की गणना एक से अधिक बार करनी होती है तो इस फॉर्मूले के अंदर एक माइनर सा करेक्शन करते हैं, और वो माइनर सा करेक्शन क्या है, अपनी इस आर के नीचे स्मॉल सा एम लिखते हैं और इसको यहाँ डिवाइड कर रहा है और यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है। ये एम केवल इस फॉर्मूले में ऐड कर लेते हैं, तो ये नया फॉर्मूला हमें मिल जाता है। अब प्रश्न ये है कि ये स्मॉल एम हमने लिखा क्या है। ये वो चीज़ है जो ये बताएगी कि आप वर्ष में एक से अधिक बार कितनी बार ब्याज की गणना करोगे। तो एम की वैल्यू अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अलग अलग होती रहेगी। जैसे यदि आप हाफेली इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, यानी कि अर्धवार्षिक ब्याज की गणना करते हैं, तो हम ब्याज की गणना वर्ष में कितनी बार करेंगे, 2 बार। तो यहाँ पर m की जगह कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ मल्टीप्लाई भी 2 से करेगा। इसी प्रकार
यदि अपन ब्याज की गणना त्रैमासिक यानी कि क्वार्टरली करते हैं तो वर्ष में हमें 4 बार ब्याज की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर m की वैल्यू 4 हो जाएगी और यहाँ पर भी इंटू 4 यानी m की जगह 4 यूज करेंगे। इसी प्रकार यदि हम मंथली ब्याज को कैलकुलेट करते हैं तो हमें वर्ष में 12 बार ब्याज की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसलिए इस फॉर्मूले में अपन m की जगह 12 को रिप्लेस करते हैं और इसको कैलकुलेट करेंगे। और इसी प्रकार यदि आप डेली बेसिस पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हमें ईयर में 365 डे बार यानी कि 365 टाइम्स अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट मीन्स इस फॉर्मूले में m की वैल्यू 365 हो जाएगी और यहाँ पर भी 365 हो जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जो इन सवालों को करते समय हमें ध्यान में रखना है, वो ये है कि सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं हमें पहले पूरी वो कैलकुलेट करनी है, उसके बाद में इसका जो भी अपन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो करना है। तो ये क्या मतलब हुआ कि पहले ब्रैकेट के अंदर की सारी चीज़ें करनी है। तो इसको अपन एक साधारण से एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस उदाहरण में लिखा है कि एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए 20,000 रुपये डिपॉजिट करवा रहा है। ब्याज की दर 10% कंपाउंडिंग है और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हाफेली की जा रही है, तो उसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि ब्याज की गणना हाफेली की जाती है, इट मीन्स m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो इस फॉर्मूले में अपन ने यहाँ पर m की जगह 2 को रिप्लेस किया। बाकी चीज़ें अपन ने अभी इससे पूर्व सवाल में देखी थी। प्रेजेंट वैल्यू 20,000 दे रखी है, ब्याज की दर 10% थी, तो अपन ने क्या किया 10/100 किया होगा, तो इससे 0.10 आया, तो वो सीधा ऐसे रिप्लेस किया। क्योंकि अर्धवार्षिक ब्याज की गणना है इसलिए m की जगह अपन ने 2 किया और यहाँ पर भी m की जगह 2 किया और नंबर ऑफ ईयर तो 3 ईयर है ही, इसलिए यहाँ 3 लिखे हैं। इस 0.10 में 2 से डिवाइड किया तो 0.05 आया। फिर इसको 1 से ऐड किया, जैसा अभी मैंने पूर्व में कहा था, पहले हमें इस ब्रैकेट के अंदर की सारी चीज़ें सॉल्व करनी है। एक बार सारी चीज़ें हमने सॉल्व कर ली, उसके बाद में इसकी हाथ चेक करनी है। इट मीन्स वही जो अभी पूर्व में बताया था 1.05 इंटू 1.05, ऐसा करके आपको 6 टाइम लिखना है इसको, और फिर इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो आता है 1.3401 और इसको 20,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना आंसर आता है 26,802 रुपीज़। तो इस प्रकार हम जब अलग अलग टाइम पीरियड में कैलकुलेट करते हैं, मतलब एक वर्ष में एक से अधिक बार, तो ऐसे m की वैल्यू, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने हाफेली लिखा है तो मैंने m की जगह 2 को रिप्लेस करके किया है। इसी प्रकार जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताए थे उसमें आपको क्वार्टरली, मंथली और डेली दिया है, तो आपको ये जो वैल्यू है वो 4, 12 या 365 भी हो सकती है। इस प्रकार अपन अलग अलग संख्या रखकर, m की संख्या रखकर सवाल को सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।